आप सभी का रामोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ आज के इस एपिसोड में है राहुल रघुवंशी, जिनकी एसएससी सीजीएल 2016 में ऑल इंडिया रैंक थी 42 और इन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली और अभी ये चंडीगढ़ जोन में कार्यरत हैं। इसके पहले राहुल ने एसएससी सीजीएल इसके पहले भी निकाला था और इन्हें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली और पहले ये एक्साइज इंस्पेक्टर थे, बाद में इन्होंने आईटीआई ज्वाइन किया। तो इस इंटरव्यू में आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं आईटीआई की और एक्साइज इंस्पेक्टर की, क्योंकि राहुल के पास दोनों का एक्सपीरियंस है। तो ये इंटरव्यू बहुत पावर पैक्ड है। अंत तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तैयारी के बारे में भी, और तैयारी के बाद भी तुम्हारा जीवन क्या होने वाला है उसके बारे में भी सीखने को मिलेगा। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। राहुल, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एसएससी सीजीएल का ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दो तो हमें क्लियर हो गए, ठीक है, एक एक्साइज वाला, एक आईटीआई वाला। क्या उसके जी, पहले भी आपने कभी एसएससी दिया था? पहला अटेम्प्ट कब लिया था आपने? 2014 का मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था, जब मैं दिल्ली में था और हम्म सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म तो उस टाइम पे लोग बोलते थे कि एसएससी जो है वो एक सेफ्टी के लिए साथ में दे देना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सीट्स निकलती हैं और काफी आसान होता है। तो साथ में अपने को दिल्ली में सेक्रेटरीट में जॉब मिल जाती है अच्छी, तो उसके साथ में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैंने 2014 का एग्जाम दिया, लेकिन जैसा लोगों ने मुझे समझाया था कि बड़ा इजी सा एग्जाम होता है, और इसलिए मैंने सिर्फ 7 दिन पहले उसकी पढ़ाई करनी स्टार्ट की। दो तीन घंटे पढ़ाई की मैंने उसकी, और एग्जाम देने के लिए गया और मैं एग्जाम में पूरी तरह से धराशायी हो गया। हम्म मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, ओ क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, अलजेब्रा भी आता है, और भी उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ हैं। जो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में सीसेट होता है, उससे टफ भी है क्वेश्चंस और उससे ज्यादा भी है क्वेश्चंस। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। और उस टाइम मुझे बड़ा बुरा लगा, मेरा पहली बार में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। राइट। सो राहुल, ये एक नोशन जो है कि एसएससी सीजीएल एक आसान एग्जाम है, हम्म। ये नोशन, अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? बीटेक है या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन है? बीटेक। राइट। सो बीटेक सबकी वालों को ये तरह। गलतफहमी होती है कि एसएससी आसान है, राइट? तो ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है कि कोई अगर बीटेक वाला भी है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि एग्जाम बहुत हलवा है कि जाएंगे और नहीं हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल यू नीड टू बिल्कुल। स्पेसिफिकली प्रिपेयर, राइट? दैट्स रियली नाइस मैसेज एक्चुअली। सो राहुल, पहला सवाल ये कि पहला आपका अटेम्प्ट एसएससी की तरफ जो पहला था वो कहीं ना कहीं ये था कि एक आसान एग्जाम है, एक हम्म। सेफ एग्जाम है जो आपको एक बैकअप देगा यूपीएससी का। सो हाँ जी। कब आपने सोचा कि नहीं, एसएससी को सीरियसली देना है? जब मैंने पहला अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज का दिया था, तो मेरे को एक्चुअली पढ़ाई में मेरा ज्यादा मन लगता नहीं था। एक आध घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, रेगुलरिटी नहीं बन पाती थी। तो सिविल सर्विसेज में मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बहुत ही कम नंबर्स आए। सेकंड टाइम मैंने थोड़ा ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई की और प्रीलिम्स दिया, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, उसमें मैं 2-3 नंबर से रह गया। तब मुझे समझ में आया कि सिविल सर्विसेज अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे अभी शायद 3 अटेम्प्ट्स और लगेंगे, जैसा कि मैं अपने आप को जानता था, जितनी मैं पढ़ाई करता था उसके हिसाब से। तब मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ ऐसे एग्जाम की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें अगर मैं मेहनत करूं तो रिजल्ट आएगा, जो कि एसएससी सीजीएल है। सिविल सर्विसेज में अनसर्टेनिटी बड़ी होती है। आप मेहनत करो, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन एसएससी सीजीएल में आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज को अब साइड में कर देता हूँ, उसको रहने देता हूँ और एसएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। तब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की पहली बार 2015 में, और उस ओके। टाइम पे मैं प्रीलिम्स देकर हटा था सिविल सर्विसेज का। तो वो मेरा पहली बार मैंने पहला सीरियसली पढ़ाई की सिंसियर थी उसके लिए। अटेम्प्ट था आपका 2015 हाँ के लिए। सो जी। आपने इस बार जब सिंसियर तैयारी करी राहुल, सो बीइंग एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, राइट, हाउ इजी इट वाज फॉर यू? क्या आपने कोई कोचिंग भी ली या खुद से सेल्फ स्टडी का प्लान बनाया? कैसे आपने तैयारी करी, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफली बताएं। एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम पर, मैं दिल्ली में नहीं था। चंडीगढ़ में इतनी अच्छी कोचिंग्स भी नहीं है एसएससी सीजीएल की। तो मैंने सोचा कि खुद ही पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि जो मैंने उसका सिलेबस देखा था, उसके पेपर्स देखे थे, मुझे लग रहा था कि अगर मैं खुद से पढ़ाई करूंगा तो शायद मेरा हो सकता है। मेरा मैथ्स, जनरली जो बीटेक वाले हैं उनका मैथ्स थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि बेटर होता है, लेकिन मेरा मैथ्स, मुझे लगता था कि मेरा मैथ्स थोड़ा बेटर है। लेकिन एसएससी में मैथ्स बेटर होने के अलावा आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा टफ एग्जाम था,
क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, सारे के सारे बीटेक वाले सारे के सारे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से ज्यादा टफ हो गया है। आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, आपको काफी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तब मैंने सोचा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 10th और 9th का सिलेबस आता है, लेकिन थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो 10th और 9th में मेरे जितने भी वीक टॉपिक्स थे, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, जो मुझे लगता था कि इनमें मैं कमजोर हूँ, तो उन टॉपिक्स को मैंने सबसे पहले उठाया और एकदम बेसिक से तैयारी की। जैसे मैंने 9th और 10th की मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो उनकी एनसीईआरटीज उठाई मैंने सबसे पहले, और एकदम बेसिक बेसिक लेवल के, जैसे बच्चों की तैयारी नहीं करते वैसे ही मैंने शुरुआत की। एलसीएम, एचसीएफ और भी मेरे कई सारे वीक टॉपिक्स थे, तो वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने जो एसएससी की बुक्स हैं उनको उठाई। अच्छा, मतलब आपने फंडामेंटल्स के लिए एनसीईआरटीज का यूज किया? फंडामेंटल्स के लिए एनसीईआरटीज का यूज दैट्स गुड। यूपीएससी वाले लोगों को एनसीईआरटी पसंद भी बहुत ज्यादा होती है, राइट? किया। सो एक अच्छा चॉइस था, राइट? सो राहुल, देन कमिंग, चलो मैथ्स मानता हूँ कि एक कहीं ना कहीं अगर अच्छी ना भी हो तो बीटेक वालों को इतना लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड होता है, तो मैथ्स में वो डेफिनेटली शुरू से थोड़ा अच्छे होते हैं, नेचुरली थोड़ा अच्छे होते हैं। बाकी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, साइंस बैकग्राउंड के लोगों को इंग्लिश पढ़ना पसंद बिल्कुल नहीं है। देन आपका जनरल अवेयरनेस माइट भी यूपीएससी की वजह से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। तो आपने बाकी सेक्शंस के लिए क्या प्लानिंग करी? और चूंकि एग्जाम में प्रीलिम्स के बाद मैथ्स मेंस में भी आता है, इंग्लिश मेंस में भी आता है, तो उसके लिए क्या कोई डेडिकेटेड प्लान आपने क्रिएट किया था कि मेरे को ऐसा सिलेबस खत्म करना है, ये चीजें करनी है? किस तरह से आपने ये पता लगाया कि यार ये सिलेबस ऐसे करने से खत्म हो जाएगा, एंड देन मुझे पता है मेरा सिलेबस हो गया, मुझे अब रिवीजन करना? जी, 2015 में जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, तो मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे, और वहां से मुझे पता चला कि मैथ्स के लिए एक बुक आती है क्विकर मैथ्स, एम टेरा की, और इंग्लिश के लिए एक बुक है एस डी बख्शी की। मैंने इन दोनों बुक्स को उठाया। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि करंट पब्लिकेशंस के पुराने पेपर्स आते हैं जिनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने इन दोनों बुक्स को उठाया और इन दोनों बुक्स को एकदम शुरू से लेकर एंड तक एक एक कंसेप्ट इनका पढ़ा। और एसपी बख्शी की जो बुक थी उसको भी एकदम ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे उसके चैप्टर्स पढ़े, जो ग्रामर वाले चैप्टर्स थे। तो वहां से मुझे थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हुआ। मेरे लिए इंग्लिश उतनी मुश्किल नहीं हो रही थी जितनी मेरे लिए मैथ्स मुश्किल हो रहा था। मतलब बीटेक की तैयारी मैंने की, ठीक है, वो सब मैंने किया था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मेरा वीक एरिया हमेशा मैथ्स लगता था। तो मैं जितना ज्यादा टाइम हो सकता है उतना ज्यादा टाइम मैं मैथ्स पर डिवोट करता था। तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्यूकर मैथ्स की जो बुक है उसको पूरी अच्छी तरीके से किया, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे मिल सकते थे यहाँ वहां से उन क्वेश्चंस को किया। इसके अलावा मैंने उस टाइम पर मुझे कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा था अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लिए, ज्योमेट्री के लिए। तो उसके जो पुराने पेपर्स हैं उसके पुराने पेपर्स मैंने उसके क्वेश्चंस वगैरह किए। और एक और बुक मैंने खरीदी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इतनी इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके एक बुक थी शायद। वहां से जितने भी कंसेप्ट्स मेरे ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के हो सकते थे, वहां से मैंने वो कंसेप्ट्स पढ़े थे। मैथ्स, इंग्लिश की मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी उस टाइम पे, एस पी बख्शी की। उसी बुक को मैंने ओके। बार बार, मेरा मेरा तरीका हमेशा से ये होता था कि दो बुक्स अगर मुझे पढ़नी है तो मैं उन दोनों बुक्स को पढ़ूंगा, और एग्जाम से पहले मेरी वो दोनों बुक्स खत्म होनी चाहिए, जिससे मैं उन दोनों बुक्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकूं। ओके। तो एग्जाम से पहले मेरा कंप्लीट रिवीजन तैयार रहता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ इन दोनों बुक से किया था। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ पुराने पेपर्स मैंने लगाए थे उसके रीजनिंग के। रीजनिंग की मैंने इतनी ज्यादा तैयारी नहीं की थी, और जीएस के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम में मुझे लग रहा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो जीएस शायद हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी एक एवरेज तैयारी थी, लेकिन मेरे प्रीलिम्स में आप कह सकते हैं कि एवरेज मार्क्स आए। सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे मार्क्स 125 के करीब थे, 127, 125। फिर मेरे मेंस में भी ठीक ठाक नंबर आए, वन एग्जैक्टली नंबर तो मुझे याद नहीं है। और टीयर 3 जब हुआ तो उसमें इंटरव्यू में, उसमें भी मेरे ठीक ठाक नंबर आए। तो जनरली होता क्या है कि जनरली लोगों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाता है, मेंस में उनका एकदम बहुत खराब चला जाता है।
तो मेरे साथ वो फ्लक्चुएशन नहीं थी, तो ओवरऑल मेरी अच्छी रैंक आ गई फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट तक मुझे ये पता चल गया था कि किरण पब्लिकेशंस की ये बुक आती है, ये बुक कर ली तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप मैथ्स के, इंग्लिश के कर सकते हो। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा फोकस ही वही था। पहले मैंने अपनी जो पुरानी जो बुक्स थी उनको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद में सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ किरण की बुक्स की, और मैंने कुछ भी नहीं किया। और किरण की बुक्स जो मैथ्स के 8-9 हजार क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, और उसको रिवाइज भी किया। राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है राहुल कि आपने बहुत लिमिटेड सोर्सेज पे रिलाई किया है, उनको हाँ, काफी अच्छे से किया है। उनको राइट, काफी दैट्स अच्छे से गुड। किया। सो राहुल, जब आपका पहला अटेम्प्ट सिलेक्शन आपका हो गया, राइट, प्रीलिम्स में मार्क्स आपके बहुत अच्छे नहीं भी थे तो भी आपने बाकी टीयर 2 3 में भी अच्छा किया और आपकी रैंक अच्छी आई और आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, राइट। तो हाँ, जब आप अगले अटेम्प्ट में जा रहे थे, सो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? बिकॉज क्लियरली आप अगले अटेम्प्ट में जा रहे हो रैंक इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, द ओनली ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रैंक इंप्रूव करना है। सो हाँ। पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में ये क्यों आया? जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर आपको मिल चुका था, तो व्हाई यू वर हम्म थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट अटेम्प्ट? क्या रिजल्ट लेट था? मतलब 15-16 की टाइमलाइन मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपको एक्साइज इंस्पेक्टर अलॉट हुआ था, उस समय आप ऑलरेडी अगले साल की तैयारी कर रहे थे? मतलब क्या टाइमलाइन हाँ थी, जी। थोड़ा बताएं प्लीज। तो जब मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ हम्म। टीयर 3 तक, और कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग गया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरा जब रिजल्ट आ गया और मुझे पता चल गया कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल सकता है, तब ये सीन हो गया था कि मुझे पता था कि मैं साउथ में कहीं, मुझे दिल्ली, चंडीगढ़, या फिर जो मेरे पसंद के रीजन्स हैं, वो रीजन्स मुझे नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि चलो बेंगलोर या फिर मैसूर में पोस्टिंग ले लेते हैं, क्योंकि फिर से तैयारी तो करनी है, तो 1 साल बाद कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे नॉर्थ में। तो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे नॉर्थ में वापस आना, अच्छा, रीजन चेंज रीजन चाहिए सिर्फ था इतना आपको। था। मैंने ये नहीं हम्म। सोचा था कि मुझे एक्साइज चाहिए या फिर इनकम टैक्स चाहिए। मेरे दिमाग में तो हम्म। पहले यही था कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पकड़नी है, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत जल्दी बढ़ती है। और मेरा ये टारगेट नहीं था कि मुझे अंडर 50 रैंक लानी है। हम्म। मेरा टारगेट बस ये था कि मुझे लग रहा है कि 766 मेरी इस बार आ गई है, तो शायद अब मेरी 200 के अंदर आ जाएगी। तो अ, बस ये था कि 200 के अंदर अगर आ जाएगी तो नॉर्थ में मेरी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी एक्साइज में। बाद में पता चला कि एक्साइज में भी सीट जो है वो एक रह गई है। जब वैकेंसीज आई, मुझे लगा कि अब अंडर 50 आना पड़ेगा, क्योंकि एक्साइज में नॉर्थ में पोस्टिंग लेने के लिए एक सीट के साथ में तो अंडर 50 आना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरा टारगेट बन गया कि यार किसी भी हालत में मुझे अंडर 50 आना पड़ेगा। तो फाइनली जाके वो एक्साइज की जो एक सीट थी वो जीरो हो गई अपडेट होकर। फिर इनकम टैक्स की एक सीट बची हुई थी। अब मुझे लगा कि यार एक सीट इसकी बची हुई है, अब क्या कर सकता हूँ मैं? अब तो मुझे अंडर 10 रैंक लाना पड़ेगा तभी मुझे मिल पाएगी। लेकिन अब किस्मत ने साथ दे दिया मेरा। जब फाइनली मैंने इनकम टैक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब जो अपनी प्रेफरेंस होती है वो भर दी, तो उसके शायद 1-2 दिन बाद ही वो एक सीट बढ़कर 19 हो गई चंडीगढ़ जोन में। बाकी जोन्स में भी बढ़ गई होगी, मैं अभी चंडीगढ़ जोन की बात कर रहा था, बाकी जोन्स में भी बढ़ी थी। तो अल्टीमेटली मुझे सीट बढ़ने की वजह से यहाँ पर सीट मिल गई अंडर 50 में। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट। सो राहुल, सेकंड अटेम्प्ट में जो आपकी प्रिपरेशन का मेन फोकस था वो ये था कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको बार बार सॉल्व करना, राइट। हाँ जी। जब मेरा पहला अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया तो मेरे पास एक लंबा टाइम था, 7-8-9 महीने का टाइम था अगले अटेम्प्ट के लिए। तो जनरली लोगों के दिल में ख्याल आता है कि एसएससी सीजीएल तो आसान से एग्जाम है, 2 महीने पहले पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। जबकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि ये एग्जाम आसान नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं रोज 2-3-4 घंटे पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अभी से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि मैंने उस अ, अपने पहले अटेम्प्ट के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लिया, और तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया उस एग्जाम के लिए। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था। तो मैंने बाकी चीजें मिस नहीं की। अगर कोई दोस्त वगैरह ट्रिप पे जा रहा है तो मैं ट्रिप पर भी जाता था, कोई पार्टी कर रहा है तो पार्टी भी करता था। हम्म। लेकिन मैं काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मैंने ज्यादा पढ़ाई की। राइट, तो और ये एक एक ये भी मेरी है कि स्ट्रेटजी जब थी। आपके मार्क्स अच्छे, एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो ये सेंस आ जाता है कि अगली बार भी हो जाएगा, बस हाँ मुझे रैंक अच्छी लानी है। एक हाँ, वो डर नहीं होता है जैसे आपका 14 में जो हुआ आपके साथ कि प्री नहीं हाँ हुआ। जी,
कहीं ना कहीं वो फैक्टर नहीं रहता। दैट्स वंडरफुल। राहुल, एक चीज और कि आपकी जो तैयारी है, क्योंकि जैसा आपकी तैयारी में आपने बोला कि मैंने बहुत लिमिटेड बुक्स यूज करी हैं, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। नाउ आई एम आस्किंग ए वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि मॉक्स को आपने अपनी तैयारी में इस्तेमाल किया? अगर किया तो कैसे किया? ये भी एक अजीब चीज है। मैं मॉक्स जब मैंने लगाने स्टार्ट किए, मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ऑनलाइन। हम्म। और जब मैंने उसके मॉक्स लगाने स्टार्ट किए तो क्या हुआ, मैंने उसके 4-5 मॉक्स लगाए थे और 4-5 मॉक्स में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। जब हम्म। मैं प्रीलिम्स के लिए मॉक दे रहा था, तो 200 में से मेरे करीब 120 करीब नंबर आते थे, और मेरी उस मॉक में रैंक भी अच्छी नहीं आ रही। तो उसके बाद मैंने देखा मॉक में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी भी होती है क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चंस एग्जाम में स्पेसिफिक भी नहीं होते। तो मुझे लग रहा था कि डिस्करेजमेंट मुझे ज्यादा आ रहा है मॉक लगाने से, क्योंकि मेरी रैंक भी अच्छी नहीं आ रही, और अल्टीमेटली तैयारी तो मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके करनी है। तो मैंने मॉक्स के ऊपर फिर फोकस करना बंद कर दिया, क्योंकि टाइम बीइंग में क्या हो रहा था, मॉक्स से मुझे डिस्करेजमेंट आ रहा था और मेरी पढ़ाई पे अफेक्ट हो रहा था। मुझे लग रहा था यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया, मॉक्स को बंद कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लग रहा था अगर मैं पढ़ता रहा रेगुलर, तो अल्टीमेटली एग्जाम में मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने बस यही तरीका अपनाया था कि शुरू शुरू में अ, सिर्फ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, और एंड के कुछ दिनों में, 10-15 दिन पहले एग्जाम से कुछ हम्म। मॉक्स दूंगा, बस एग्जाम की फील लेने के लिए, और उसके रिजल्ट पर ओके, ध्यान नहीं दूंगा। यानी आपने ज्यादा मार्क्स पे फोकस नहीं किया, ये भी काफी नहीं, मॉक्स मैंने यूनिक ज्यादा नहीं दिया। स्ट्रैटेजी है। दैट्स वंडरफुल। राइट। सो राहुल, जब आपने मॉक टेस्ट दिया और जैसे जो भी प्रीलिम्स के पहले आपने मॉक्स दिए, राइट, एग्जाम के जस्ट पहले मॉक देना, अगर आपने पूरे सीजन में मॉक कम दिए हैं तो क्या ये आपको रिस्की नहीं लगता? ठीक रिस्की है। था ये, हाँ, कि लेकिन मैंने अपने आप को एकाएक समझा लिया आपका था। मोरल भी डाउन हो सकता है, राइट? हम्म। एक्चुअली रिस्की था ये, लेकिन मैंने अपने आप को पहले से समझा लिया था कि इसके रिजल्ट हम्म। के लिए मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। हम्म। ठीक है, और हो सकता है कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें ना हो। तो इसलिए मैंने मॉक्स दिए एंड में, लेकिन सिर्फ एग्जाम की फील लेने के लिए। दूसरा मेरा तरीका ये था कि जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, उस टाइम भी मैं एग्जाम की फील के साथ कभी कभी क्वेश्चंस करता था। जैसे मैंने सोच लिया कि अगले 10 क्वेश्चंस मैं ऐसे करूंगा जैसे मैं मुझे एग्जाम में देने, तो अगले 10 क्वेश्चंस के लिए मैं टाइमर लगा लूंगा, या फिर अपने दिमाग में ही सोचता रहूंगा कि कितना टाइम हो गया, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मॉक वाली जो प्रैक्टिस है, वो मैं नॉर्मली ही अपनी पढ़ाई में कर रहा होता था। और जनरली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मेरी एक स्ट्रेटजी रहती थी। मैं उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो मेरा टारगेट ये होता था, मैं अपने माइंड की तरफ ध्यान देता था। मैं उस क्वेश्चन को कम से कम थॉट्स में करता था। ओके। मैं कोशिश करता था कि खिचड़ी ना बने, कम से कम थॉट्स में, कि अब ये होगा, अब इसके बाद मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, अब इसके साथ ही मुझे ये करना है। कम से कम थॉट्स में मैं उसके सॉल्यूशन तक अपने माइंड में एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। तो दैट्स क्वाइट यूनिक। कहीं ना हम्म। कहीं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के टाइम जो है वो कम होता जा रहा था, क्योंकि मैं अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड आप पेन तुरंत नहीं उठा रहे थे, यू वर थिंकिंग फर्स्ट। हाँ दैट्स अ रियली गुड स्ट्रैटेजी, दैट्स रियली गुड स्ट्रैटेजी। यस, यस। राहुल, एक चीज और अब मैं थोड़ा सा आपको लाइफ में वापस ले जाना चाहता हूँ, राइट सर, लिटिल बैक। जी। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर इन क्लास 10th? टॉपर या फिर इन नॉर्मल? क्लास 10th आई वाज टॉपर। ग्रेट, ग्रेट। एंड मीडियम क्या था आपका, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। मैं टॉपर था, लेकिन एक छोटे से स्कूल का था। अच्छा। नहीं, टॉपर इज ऑलवेज ए टॉपर। सो ये स्कूल आपका क्या स्टेट बोर्ड का स्कूल था या कैसा था? स्टेट बोर्ड। एंड ट्वेल्थ फिर आपने? ट्वेल्थ ट्वेल्थ मैंने एक डमी स्कूल से की थी, क्योंकि फिर मैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करने लग गया था। तो मैं स्कूल जाता नहीं था। तो उस टाइम पर मुझे था कि इंजीनियरिंग करनी है और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करता था। तो ट्वेल्थ जो स्कूल से मैंने किया, बस मैं वहां सिर्फ एग्जाम देने के लिए गया था। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। तो राहुल, एक चीज और, आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि फैमिली में कौन कौन से लोग हैं और किस तरह का मोटिवेशन आपको वहां से मिला कि कुछ बड़ा करना है। क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी डिसाइडर होती है। जैसे कई जगह बिल्कुल। होता है क्या है कि बच्चों को
शुरू से ही वो माहौल नहीं मिलता है तो वो सोच भी नहीं मिलती है कि हमें कुछ करना है आगे। तो जब आप बाहर कहीं निकलते हो तो कई लोगों के साथ होता है एक्सीडेंटली वो या तो मूव कर जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, या फिर लार्जली जो एक बैकग्राउंड उनको मिला होता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत है या कुछ करना है। एक कहते ना कि कोई एटीट्यूड नहीं होता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है। सो व्हाट डिड यू गॉट फ्रॉम योर फैमिली एंड हाउ डिड दैट शेप योर फ्यूचर? डू लेट अस नो अबाउट दैट। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स हैं और मेरी वाइफ है। तो अभी मेरे पेरेंट्स एमपी में रहते हैं, मैं यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ। तो शुरू से मुझे लगता है कि मेरे फादर का मुझ पे काफ़ी इम्पैक्ट था, क्योंकि वो हमेशा से कहीं न कहीं मुझे सपने दिखाते रहते थे, या फिर एक सपोर्ट सिस्टम मुझे उनकी तरफ से हमेशा मिलता रहता था। एक सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे फादर की ये है कि वो मुझे कभी भी डिस्करेज नहीं करते। मान लो कि स्कूल टाइम पर भी मुझ पर कभी प्रेशर प्रेशर नहीं रहा। अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तब भी ठीक है, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तब भी ठीक है। अगर मेरा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी ठीक है। कॉलेज में अगर मेरी ग्रेड्स अच्छी नहीं आई, तब भी ठीक है। तो उनका ये था कि बेटा कोशिश करते रहो, निराश नहीं होना आपको। तो उस तरफ से मुझे कभी प्रेशर फ़ील नहीं हुआ। मुझे हमेशा एनकरेजमेंट में ही मिलती थी। और फादर भी हमेशा मुझे इस नज़र से देखते थे, कहीं कहीं न कहीं होता है ना कि आप अपने फादर की नज़रों से देख लेते हो कि उनकी नज़रों में कॉन्फिडेंस है आपके लिए, कि यार नहीं बेटा तुम कर सकते हो। तो एक कॉन्फिडेंस उनकी नज़रों में अपने लिए जब देखते हैं, तो जब कभी ज़िंदगी में लो आता है, तो वो लो उतना बुरा नहीं लगता। तो मेरे साथ हमेशा राइट। यही हुआ कि एक सपोर्ट सिस्टम मुझे मेरे फादर की तरफ से हमेशा मिला। बाकी दैट्स ग्रेट, दैट्स जब ग्रेट। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरी वाइफ़ मेरे साथ में थी। तो ओके। उस टाइम पर क्या होता था कि स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था, शादी मैंने कर ली थी। तो हमारी जो मैरिड लाइफ़ थी, वो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ़ नहीं थी, कि भई शादी हो गई है, अब भई मनाली चले गए हैं, अब जो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ़ होती है कि लड़की ने कोई अब गहने पहने होंगे, वो सारी चीज़ें। तो उसने मेरे स्ट्रगल में मेरा पूरा सपोर्ट किया। तो कभी भी जैसे मुझे ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए जाना है, अब जितना थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, उसी से काम चलाना है। हमेशा उसने कभी भी मुझसे कुछ डिमांड नहीं किया। तो वहाँ से मुझे एक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आया कि यार नहीं वाइफ़ को अभी जॉब कर लेता हूँ, कोई भी जॉब पकड़ लेता हूँ। अभी जैसे मुझे मान लो कि ₹20,000 महीने में काम चला रहा हूँ, 30,000 की कोई जॉब मिल रही है तो वो कर लेता हूँ। मुझे हमेशा ये रहा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ। उसको भी हमेशा ये था कि ठीक है आप पढ़ाई करो, आपको जो तैयारी करना है करो। मतलब फ्यूचर में हम्म। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से भी एक राइट, सपोर्ट मिला, तो एक सपोर्ट पूरा था। राइट। ये बड़ा अच्छा सवाल है राहुल कि कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि जो एक शादी का एक पॉइंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया है कि कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये एक उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक गोल क्लियर है दोनों लोगों को कि हम हमें क्या करना है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल एक्चुअली, राइट? वेरी मच जी। पॉसिबल। दैट्स वेरी वंडरफुल। तो राहुल, एक चीज और मुझे पूछनी है कि आपका जैसे होता है ना कि ठीक है, ये बात आपने बोली कि आपको इधर वाइफ से कोई प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई प्रेशर नहीं है, बट एक सेल्फ प्रेशर बहुत बड़ा होता है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर, राइट? बिकॉज और स्पेशली जो इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ ये होता है कि भाई मेरे साथ के लोग जॉब कर रहे हैं, somebody is going to US, somebody is going to Europe। तो आप कहीं ना कहीं उनको भी देख रहे हो। सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज है, उससे तो दिखता भी है कि ये लोग देखो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं अभी फंसा हुआ हूँ। ठीक है। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट पार्ट? बिकॉज समटाइम्स दैट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग। मैंने अपने ग्रुप्स में देखा है लोगों को, कई बार इस वजह से वो टूट जाते हैं, वो लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों से कनेक्शन ब्रेक कर लेते हैं कि यार अब मैं क्या बात करूं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं इधर और वो घूम घूम रहा है यूएस और ऑस्ट्रेलिया। सो इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि कई बार लगता है कि कुछ कर लेते हैं, लेट्स नॉट सिट बिल्कुल। आइडल एंड प्रिपेयर फॉर द हुँ, एग्जाम। सो हाउ डिड यू, बिकॉज आपकी इंजीनियरिंग एक अच्छे कॉलेज से हुई है, राइट? पंजाब हुँ, इंजीनियरिंग कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है। सो हुँ। ये इसका कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर रहा है? शुरू-शुरू में मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था। एक्चुअली जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जैसे मैंने आपने बताया कि 10th में मैं टॉपर था। अब 10th में टॉप करने के लिए क्या आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए और आपको कुछ चीज़ें मग अप करनी होती हैं। मग अप करके आप उसको एग्ज़ाम में उसकी उल्टी कर दो, तो आप टॉपर बन जाते हो, है ना? तो उस टॉपर बनने की वजह से मेरे मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी लाइफ़ कभी अ, बचपन में थोड़ी इम्परफेक्ट सी चली हो, कभी टॉप ना किया हो, तो वो सारी दिक्कतें मुझे आई हों। तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में मैं लाइफ़ को एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की तरफ से देखने लग गया था। तो
तो अब मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है उस टाइम पे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कि अगर मैंने 1 घंटे पढ़ाई की और मैंने टारगेट बनाया कि 8 घंटे का, मान लो मैंने टारगेट 8 घंटे का बनाया, मैंने मान लो पढ़ाई की 6 घंटे, तो मैं डिस्करेज हो जाऊँ। अगले दिन शायद मैं वो भी ना पढूं, फिर मैं इंतजार करूंगा मंडे का, कि यार मंडे, वो जो परफेक्ट मंडे आएगा उस दिन से स्टार्ट करूँ। उस दिन मैं एक नया टाइम टेबल बनाऊंगा और उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं हमेशा सोचता था कि जो पढ़ाई करते हैं लोग, वो हमेशा एकदम परफेक्शन में पढ़ाई करते हैं। जैसे सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे तक पढ़ाई की, फिर अपना नाश्ता वगैरह किया, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठे, 12:30 तक पढ़ाई, 12:30 बजे तक पढ़ाई की। मेरे साथ ऐसा होता था कि अब मैंने जो टारगेट बनाया है, उससे अगर मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, तो मैं पढ़ाई छोड़ देता था। अब परफेक्शन से कोई तैयारी कर नहीं सकता। तो होगा क्या, 1-2 दिन मेरी पढ़ाई ठीक चलती थी, तीसरे, चौथे, 5वें दिन खराब। 1-2 दिन मैंने 5-6 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद 0, 0, 0, 0 का आंकड़ा चलता रहेगा। मेरे साथ मेरा स्ट्रगल ये था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं, मैं करूं कैसे पढ़ाई। जबकि मेरे जो दोस्त थे, जो आप बता रहे हैं ये वाला पॉइंट, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, या फिर मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे, मेरे जो दोस्त थे जो शायद स्कूल में मुझसे कम नंबर लाते थे, उनका ये एटीट्यूड नहीं था। वो किसी भी तरीके से पढ़ाई करते थे। उनका बस टारगेट होता था कि आज मुझे सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे थे, मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो ऊपर गिरते पिटते जैसे भी पढ़ाई हो गई वो कर लेते थे। मेरे से ये नहीं हो पाता था। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि मेरे दोस्तों का सिलेक्शन होता जा रहा है, मेरे दोस्तों की जॉब लगती जा रही है, सब कुछ, सब निकलते जा रहे हैं, बस मैं ही बैठा हुआ हूँ जो सोच रहा है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ यार। तो मेरा एक स्ट्रगल वो था कि यार पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं, जबकि सारे लोगों की जॉब लग चुकी है, या फिर जिन लोगों ने, एक ये भी था कि यार वो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो वो प्रेशर रहता था। लेकिन अल्टीमेटली मेरे दिमाग में ये आता था कि एवरीवन इज यूनिक। हर एक जो इंसान है इस दुनिया में जो आया है, उसका जो स्ट्रगल है, उसकी जो लाइफ है, वो लाइफ उसके लिए यूनिक है। और दूसरे जो लोग हैं, उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपनी यूनिकनेस है। उन्होंने शायद 10-15 हज़ार, 10-15 हज़ार क्या, 10-15 लाख, 50-60 लाख सेकंड्स ऐसे जिए होंगे जो मैंने नहीं जिए। वो शायद ऐसे ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनसे मैं नहीं मिला, या फिर जिनसे मैं मिला हूँ वो नहीं मिले। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरी लाइफ यूनिक है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है। मेरी शादी हो चुकी है, उनकी नहीं हुई है। मेरे आ, मुझे कुछ अलग चीजें पसंद है, उनकी कुछ अलग चीजें, मेरी कुछ और प्रेफरेंस है, उनकी कुछ और प्रेफरेंस है। तो मैं अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। दैट्स वंडरफुल। मैंने ये सोच लिया था। तो जब से मैंने ये सोच लिया कि मुझे किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, अपने कोई भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोस्त, कोई भी, किसी से भी कंपेयर नहीं करना, तो उस टाइम से क्या हुआ कि मैं अपने ऊपर फोकस करने लग गया। मुझे ये नहीं दिख रहा था कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। मुझे लग रहा था कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन मुझे खुद ढूंढना है। तो तब से फिर सॉल्यूशंस भी मिलने लग गए। जब मैंने दूसरों से फोकस हम्म हटाया और अपने ऊपर ध्यान दिया, तो पढ़ाई अपने आप ही बेटर होने लग गई मेरी। तो एक ये चीज हम्म। थी। शुरू शुरू में मैं कंपेयर करता था, लेकिन बाद में मैंने कंपैरिजन छोड़ दिया और मुझे दैट्स अपनी लाइफ ही ग्रेट। ठीक लगने लगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राहुल, एक क्वेश्चन मेरा अभी यहाँ पर ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आपके इंटरव्यू में अगर मैंने जॉब प्रोफाइल नहीं पूछा तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? सो एक्साइज इंस्पेक्टर की तरह आपने कितने दिन काम किया एक्साइज 1 साल इंस्पेक्टर काम की किया। पोस्ट पर? एक 1 साल। साल आपने काम किया। पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मैसूर, कर्नाटक। मैसूर में, कर्नाटक। हम्म, एंड फिर आपने आईटीआई ज्वाइन किया इधर, राइट? जी। तो थोड़ा सा राहुल हमें पहले, सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में आप बताइए कि क्या, जैसे एक एक्साइज इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? मतलब जैसे दिमाग में होता है कई लोगों के कि ये पोस्टिंग जो है क्या ऑफिस ऑफिस में पोस्टिंग होती है, या फिर कहीं हम्म। पोर्ट पे पोस्टिंग होती है, एयरपोर्ट पे होती है? तो जी ये जी थोड़ा सा जी, बताएं इसके बिल्कुल। बारे में कि कहाँ वो पोस्ट होते हैं, उनकी ऑफिस कहाँ होती है? एक्साइज इंस्पेक्टर्स जो हैं, अब शायद उन्हें सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर्स बोलते हैं। वो कॉम्बिनेशन है कस्टम्स और अभी जीएसटी, पहले एक्साइज था। जीएसटी और कस्टम्स का एक कॉम्बिनेशन है वो, एक इंस्पेक्टर। तो उसमें क्या होता है कि आपके 8 साल के करियर में आपको 2-3 साल कस्टम्स में रखेंगे और बाकी साल आपको जीएसटी में रखेंगे। तो 2-3 साल जो कस्टम्स वाले हैं, वो कस्टम्स आपकी शिप वाली कस्टम्स नहीं है। मतलब अ, वो कस्टम्स आपको
जो तटीय इलाके हैं वहां हम्म। आपको पोस्टिंग नहीं होगी। वहां पोस्टिंग होती है एग्जामिनर की, आपकी पोस्टिंग होगी एयरपोर्ट्स पे। हम्म। तो एयरपोर्ट्स पे कस्टम्स वालों की पोस्टिंग होती है, और बाकी जहाँ पर एक्साइज वाले तो जो होते हैं सेंट्रल जीएसटी वाले, वो हर जगह पोस्टेड होते हैं। तो इन इस तरह से दो आपकी जॉब दो तरह से चलेगी। जब आप कस्टम्स में होगे तो अलग टाइप का काम होगा, जीएसटी में होगे थोड़ा अलग टाइप का काम होगा। राइट। तो क्या ये जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का एक यूनिफॉर्म होता है, तो जब आप जी, एयरपोर्ट पे होते हो तो क्या यूनिफॉर्म के साथ होते हो या फिर इनफॉर्मल ड्रेस अलाउड होती है आपको? एयरपोर्ट्स पे जब होते हैं तब आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ती है। कस्टम्स में जब आप होते हो तो आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी, वहां पर कंपलसरी है। लेकिन अब जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहे हो तो आप ओकेजनली पहनोगे यूनिफॉर्म। किसी किसी स्टेट्स में कंपलसरी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में कंपलसरी नहीं होता है। जैसे इंडिपेंडेंस डे आया, परेड होती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पर आपको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। बाकी कस्टम्स में अगर आप हो तो यूनिफॉर्म आपको पहननी पड़ेगी। राइट। सो राहुल, काम क्या होता है, मतलब जैसे जो पहली पोस्टिंग हुई आपकी, लेट्स से एयरपोर्ट पे आप एक एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टेड हैं, तो हम्म। क्या रोल्स होते हैं, कितने तरह के रोल्स हो सकते हैं, क्या सबको एक ही रोल मिलता है या कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको काम मिल सकता है? कस्टम्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है, कि कस्टम्स में पोस्टेड नहीं था। लेकिन हम्म। कस्टम्स वालों का काम ये होता है कि अगर कोई स्मगलिंग हो रही है तो उसको रोकना। कई बार क्या होता है कि एक बार हमें ट्रेनिंग में बताया जा रहा था कि सोने की बड़ी स्मगलिंग होती है। तो लोग क्या करते हैं कि सोने की या फिर दूसरी चीजों की, तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं स्मगलिंग करने के। जैसे कोई सूटकेस है, सूटकेस का जो हैंडल होगा, हैंडल के अंदर उन्होंने कुछ चीज स्मगल कर रहे होंगे। या फिर कुछ लोग होते हैं अपनी बॉडी पार्ट के अंदर, मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह करवा के वो अंदर उस चीज को स्मगल करने लग जाते हैं, सोने के बिस्किट वगैरह कुछ भी। तो जनरली क्या होता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो कस्टम्स वालों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उनका काम ये होता है कि एयरपोर्ट पे जाके उस स्मगलिंग को आपको रोकना है। दूसरी चीज, जब आप सेंट्रल जीएसटी के तौर पे होते हो, जो कि मैं था 1 साल के लिए, तो उसमें दो तरह की पोस्टिंग होती है। एक जिससे हम बोल सकते हैं असेसमेंट, दूसरी नॉन असेसमेंट। मैं नॉन असेसमेंट वाले टाइम पर था। अ, मेरी जो पोस्ट थी उसमें काम ये था कि काफी सारी मुझे रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती थी हायर अथॉरिटीज को। तो मैं हम्म। नीचे से रिपोर्ट्स कलेक्ट करता था और उसको अपनी तरफ से बनाकर ऊपर रिपोर्ट्स भेजता था। इसके अलावा नीचे एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो अपने टैक्स डिपार्टमेंट्स में होता है, वो ये होता है कि किसी की आप स्क्रूटनी करते हो। कोई कंपनी है, कोई फर्म है, आप उसकी स्क्रूटनी करते हो, उसके रिटर्न की, कि इसमें ये गलतियां। उन गलतियों को आप निकालते हो अपनी तरफ से। आप सोचते हो कि इसने ये गलती की है, इतनी इतनी इसको टैक्स देना चाहिए और इतना इतना इसको पेनल्टी देना चाहिए। तो वो आप एक ऑर्डर बनाते हो। वो ऑर्डर, जब मैं मेरी पोस्टिंग थी, वो ऑर्डर्स असेसमेंट वाली पोस्ट से हमारे पास आते थे। हमारे पास जो ऑर्डर्स आते थे वो ड्राफ्ट होते थे। तो वो ऑर्डर सबसे पहले मेरे पास आएगा, और उस ऑर्डर को अगर मुझे चेंज करना है, उसमें मुझे कुछ कुछ गलती लगती है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं ठीक है ऑर्डर, उसको मैं पूरा चेक करूंगा और अपने हिसाब से उस ऑर्डर को मॉडिफाई करके आगे अपने सुपरिटेंडेंट को पुट अप करूंगा नोट शीट पर। मेरा सुपरिटेंडेंट उसको फिर से चेक करेगा और उसे असिस्टेंट कमिश्नर को पोस्ट करेगा, पुट अप करेगा। तो फाइनली असिस्टेंट कमिश्नर के उस पर साइन होते थे, और फाइनली वो ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता था। राइट। तो ये राहुल, एक एक मेन सवाल ये काम। है कि इंस्पेक्टर की पोस्ट है आगे अगर, तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर क्या कोई रेड में जाता है कि किसी कंपनी का हम्म। आपको पता चल गया कि भाई इसका रिटर्न में गड़बड़ी है जीएसटी में, हम्म। सो आप लोग रेड में जाते हैं क्या उसका डेटा पकड़ने के लिए, काइंड ऑफ कुछ जैसे हमने सुना है कि यहाँ जीएसटी की रेड पड़ गई, सो हम्म। जीएसटी की रेड क्या होती है, मतलब उसमें कौन जाता है? जीएसटी की जो रेट्स हैं वो काफी कम होती हैं एक्चुअली। मैं कभी जीएसटी की रेट्स में गया नहीं, मेरे हम्म। टाइम पर कोई रेट हुई भी नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता। हम्म। वैसे मैंने सुना था जब मैं जॉब में था कि जीएसटी की रेट्स होती हैं, हम्म। लेकिन कम होती थी। तो इतना कह सकते हो, मुझे आइडिया नहीं है, ज्यादा कमेंट करना अच्छा, ठीक नहीं रहेगा इस पर। ठीक है, ठीक है राहुल। अब एक चीज है इंपॉर्टेंट की जो डिपार्टमेंटल हायरार्की है वो कैसी हम्म। होती है, मतलब आपके नीचे भी लोग होते हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए या नहीं, ऊपर कौन हम्म। कौन से लोग होते हैं, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है?
जीएसटी में जो हायरार्की है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो ये जो नॉन जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है, जो परमानेंट नहीं होते हैं, वो लोग होते हैं। उसके बाद कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल के बाद इंस्पेक्टर होता है, सॉरी, टैक्स असिस्टेंट या फिर स्टेनो वगैरह जो होते हैं। स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट कांस्टेबल के बाद आते हैं। टैक्स असिस्टेंट प्रमोट होकर सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनता है। इंस्पेक्टर के बाद सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, और फिर आगे वो कमिश्नर की लाइन चलती है। तो जब आप पोस्टेड होगे तो आप इंस्पेक्टर लेवल पे पोस्टेड होगे। आजकल जीएसटी में मैंने सुना है कि प्रमोशंस थोड़े फास्ट हो गए। मेरे जो दोस्त मैसूर में हैं, उनमें से कुछ लोगों का प्रमोशन हो भी चुका है सुपरिटेंडेंट के तौर पे। हाँ, तो आजकल 3-4 साल में उनके प्रमोशंस होने लगे सुपरिटेंडेंट्स के। सुपरिटेंडेंट के बाद प्रमोशन होने के बाद अ, उसके बाद थोड़ी मुश्किल हो जाती है असिस्टेंट कमिश्नर तक प्रमोशन के लिए। वो एक लंबा टाइम पीरियड होता है। तो एक इंस्पेक्टर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर वहां तक पहुंच सकता है। तो अगर कोई लेट से कोई बच्चा है जो 24-25 साल की उम्र तक ज्वाइन कर ले, तो क्या वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगा या ज्वाइंट कमिश्नर बन जाएगा? डेफिनेटली असिस्टेंट कमिश्नर तो डेफिनेटली बन ही जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर है, तो वहां तक 24-25 साल तक अगर वो ज्वाइन करता है तो डिप्टी कमिश्नर तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद डिपेंड करता है कि आगे प्रमोशनल के क्या एस्पेक्ट हो रहे हैं। और जो कस्टम वाली लाइन है उसमें भी प्रमोशन की पॉलिसी कुछ ऐसी ही है, हायरार्की डिफरेंट है या सेम है राहुल? सेम है उसमें। कस्टम्स कुछ डिफरेंट नहीं है, बस आपकी पोस्टिंग कभी कभी कस्टम्स में हो जाती है। बाकी हायरार्की जो है वो सेम है, बाकी सब सेम। ओके, पोस्टिंग वहां पर हो जाती है कभी। तो वहां भी आप वही असिस्टेंट कमिश्नर और जी डिप्यूटी कमिश्नर तक पहुंच सकते हो, ज्वाइंट कमिश्नर भी बन जी, सकते हो अगर सब समीकरण बस सही है जॉब तो। प्रोफाइल चेंज हो जाती है, बाकी आप हो सेम। ओके ओके। एंड सिविल्स के थ्रू जब ये आते हैं तो ये आईआरएस आपके जो आईआरएस की पोस्ट होती है, जो असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट बनते हैं, वो हाँ आप एसएससी में प्रमोट होके बन सकते हो। ठीक है, जी, that's बन great, सकते that's great, right? Now Rahul, coming to income tax inspector, and this is a very big question because आज की डेट में टॉप 10 में देख रहा था, टॉप 10 में रैंक 1 आईटीआई, रैंक 2 हैं। आईटीआई आईटीआई इस साल, रैंक 3 एमईए, रैंक 4 आईटीआई, रैंक 5 एमईए, रैंक 6 एमईए, रैंक 7 आईटीआई। तो बहुत ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि एमईए आईटीआई, एमईए आईटीआई। सो ऑफन एक क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज बेस्ट, एमईए या फिर आईटीआई? तो जो नया बच्चा है वो थोड़ा कंफ्यूज है चॉइसेस में कि कैसे डिसाइड करे कि एमईए लेना चाहिए आईटीआई। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एमईए और आईटीआई, व्हाट यू विल चूज, ऑल्दो यू आर आईटीआई राइट नाउ, नया बच्चा क्या ले, आईटीआई एमईए? एक ही फैक्टर इसको डिसाइड कर सकता है कि आपको इंडिया के बाहर जाकर काम करना है। क्योंकि जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आप अच्छी जगह रहते हो। एमईए में जब आप होते हो तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। जब आप वापस दिल्ली में आओगे तब भी ठीक है, लेकिन एक ही फैक्टर इसको डिसाइड कर सकता है आपको इंडिया के बाहर जाकर रहना है या फिर नहीं। अगर आपको इंडिया के बाहर जाकर रहना है तो डेफिनेटली एमईए, और अगर आपको इंडिया के बाहर नहीं जाना है, इंडिया में ही रहना है, आई वुड से डेफिनेटली आईटीआई। ओके, क्योंकि सो आईटीआई में राहुल, एक एडवेंचरस जॉब है। ओके। सो राहुल, आईटीआई में एक तो सबसे पहला सवाल आपको यही बताना है कि क्या है हायरार्की, ठीक है, पहला ये सवाल। दूसरा मेरा सवाल है कि टाइप ऑफ वर्क क्या है, डे टू डे जो आपकी वहां लाइफ है आप क्या करते हो, और जो जी रेट आपने वहां नहीं मारी यहाँ मारी गया, ठीक है, यूनिफॉर्म है नहीं है, सब कुछ बताइए इसके बारे में कि आईटीआई में क्या होता है, सो दैट जो भी एस्पिरेंट नया है उसको पता नहीं है और उसके एक्सेस में शायद कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना हो, यू टेल एवरीथिंग अबाउट डेफिनेटली आई हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट आईटीआई। मैं या उसके बारे में या अच्छे से बता सकता हूँ। आईटीआई में सबसे नीचे जो पोस्ट है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है। आप उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर, पीएम तो होते ही हैं, उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, उनको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, और वो कंप्यूटर का काम संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद अ, जो एग्जाम के थ्रू आते हैं वो है एमटीएस, स्टेनो, टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर। ठीक है, ये एसएससी के थ्रू आ गए। बाकी जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आ जाएंगे वो आईआरएस ऑफिसर्स।
तो स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट ये लगभग इक्वल पोस्ट माने जाते हैं। सुनने में नहीं लगता, सुनने में लगता है कि टैक्स असिस्टेंट शायद ऊपर होगा, और इसी वजह से इनके बीच में थोड़ा खिचपिच चलती रहती है कि यार स्टेनो जो है वो हमसे क्या होता है कि इनके प्रमोशन के साथ साथ ये सेम टाइम पर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसलिए इनको इक्वल पोस्ट मानी जाती है। बाकी जनरली जो स्टेनो को काम दिया जाता है वो हो सकता है कि आपको किसी एडिशनल कमिश्नर के साथ लगा दिया जाए, जहां आपको उसका असिस्ट करना हो सकता है आप टैक्स वाला कोई काम ना कर रहे हो, लेकिन जो टैक्स असिस्टेंट है वो पर्टिकुलरली टैक्स वाला काम करता है। ठीक है जी। लेकिन प्रमोशन में थोड़ा दोनों सेम तरह के हो जाते हैं। एमटीएस भी होता है। एमटीएस से मेरा कभी अपने डिपार्टमेंट में पाला नहीं पड़ा, लेकिन हाँ मुझे पता है एमटीएस भी हमारे डिपार्टमेंट पोस्टेड है। ये सारे लोग होते हैं सीनियर, ये स्टेनो, स्टेनो के बाद सीनियर स्टेनो, ऐसे टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट के बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट। तो ये जितने मैंने आपको लोग बताए ये सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जूनियर्स होते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस में होते हो, आपने जब ऑफिस ज्वाइन किया, तो जनरली आपको जो असिस्ट करने वाले होते हैं वो दो लोग होते हैं, एक टैक्स असिस्टेंट होता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। ये दोनों लोग आपको मिलते हैं जो आपको आपके काम में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर के बाद आते हैं आईटी। और सबसे अच्छी बात अगर हम कंपैरिजन करें सेंट्रल एक्साइज या फिर सेंट्रल जीएसटी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसमें क्या है, जब आप इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट में पहुंचते हो सेंट्रल एक्साइज में, तो आपकी पावर्स में उतना डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब आप इंस्पेक्टर से आईटीओ में पहुंचते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, तो पावर्स में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आईटीओ जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। उसमें क्या है, उसके पास वो सारी की सारी पावर्स हैं जो कि एक आईआरएस ऑफिसर के पास होती है इनिशियल पीरियड में, जब वो असिस्टेंट कमिश्नर लगता है। तो आईआरएस भी वही काम कर रहा होता है जो आईटीओ कर रहा होता है। अब आईआरएस के पास क्या है, वो सारे केसेस आते हैं जिनके रिटर्न्स 35 लाख से ज्यादा की इनकम शो कर रहे हैं। आईटीओ के पास वो सारे के सारे रिटर्न्स आते हैं जिनकी जो इनकम है वो 35 लाख से कम है रिटर्न्स के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि 35 लाख से कम इनकम वाले सारे ही होते हैं, है ना। राइट 35 राइट। लाख से ऊपर वाले जो होते हैं वो जनरली बड़ी कंपनीज, बड़ी फर्म्स होती हैं। ठीक है। तो आईटीओ के पास काफी पावर होती है उस टाइम पे। वो सारे वही ऑर्डर्स निकालता है जो एक आईआरएस ऑफिसर निकालता है। सारी 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 चीजें सेम होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आईटीओ असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा है, वो से असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट नहीं करता। आईटीओ और असिस्टेंट कमिश्नर ये दोनों एडिशनल कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। ग्रेट। तो आईटीओ बनने के बाद काफी पावर्स इंक्रीज हो नॉर्मली जाती हैं। सबके दिमाग में यही होगा कि आईटीओ असिस्टेंट कमिश्नर को शायद रिपोर्ट करता होगा। एग्जैक्टली, ये दैट्स द बेस्ट थिंग। तो उसके बाद फिर उनकी कमिश्नर्स की हायरार्की शुरू हो जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट, फिर एडिशनल, एडिशनल के बाद प्रिंसिपल, सीआईटी और एक दो और होते हैं। ये पूरी हायरार्की है। अगर आप सही टाइम पर इंस्पेक्टर बन जाते हो इनकम टैक्स में, और प्रमोशनल अगर ठीक तरह से, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अगर ठीक चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, तो आप लोग एडिशनल तक पहुंच जाते हैं, एडिशनल कमिश्नर तक। तो उस सेंस में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो काफी सही है। क्योंकि इंस्पेक्टर जब आप हो आईटीओ का असिस्ट कर रहे हो, आईटीओ बनने के बाद आप एक ऐसे ऑफिसर बन जाते हो जो कि जिसके पास काफी पावर्स है। राइट। सो राहुल, यहाँ एक क्वेश्चन और भी है कि डे टू डे एक्टिविटी क्या है, मतलब अगर आप एक ऑफिस में हो यूजुअली, राइट, सो क्या रेट्स में आप लोग जाते हो? जी, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। मान लो किसी तहसीलदार ने हमें इंफॉर्मेशन भेज दी, किसी रजिस्ट्रार ने इंफॉर्मेशन भेज दी। वो कैसी इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि देखो इस इंसान ने 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर बेची है। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन भेजते हैं। अब बैंक वाले इंफॉर्मेशन भेजेंगे। बैंक वाले बोलेंगे कि देखो इस इंसान ने 60 लाख रुपए एक दिन में कैश जमा करवा दिया, या फिर इस बंदे ने अचानक से इतने सारे पैसे निकलवा लिए। जितने भी उनके ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ट्रांजेक्शन फिक्स्ड होते हैं। इन ट्रांजेक्शन की बैंक वाले हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आती है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा इस बंदे ने क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया। म्यूचुअल फंड से आती है। मतलब कई सारे इन्फॉर्मेशन के सोर्स होते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स आते हैं। कंप्लेंट्स को हम बोलते हैं टैक्स एविजन पिटीशन।
टीईटी। हम्म जैसे मान लो कि आपको कहीं किसी कंप्लेंट फाइल करनी हो, तो आप कंप्लेंट फाइल करोगे, वो कंप्लेंट हो सकता है मेरे पास आ जाए, तो अब वो कंप्लेंट भी मेरी तरह से मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन की तरह। अब मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं जिसके खिलाफ कंप्लेंट है या फिर इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको एक लेटर लिखूं, इनिशियल लेटर लिखूं। वो लेटर उसके पास जाएगा और उस लेटर में मैं इतना सा पूछूंगा उससे कि आपका पैन क्या है, आप कितनी रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें। और आपके खिलाफ या फिर आपने ये प्रॉपर्टी बेची थी, तो इसका सोर्स क्या था, या फिर इतना जो इनकम आई, क्या आपने इस इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है? तो वो हम्म मुझे रिप्लाई करेगा। फिर मैं उसको चेक करूंगा अपने हिसाब से कि यार अ, ठीक इसने ये मैच कर रहा है इसके इनकम के हिसाब से, क्या इस बंदे की इतनी इनकम है जो इतना कर सकता है? अगर मुझे कुछ गलत लगता है, मैं उसको फिर लेटर लिखूंगा। हम्म अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि मुझे लगने लग जाएगा कि यार इसने टैक्स की चोरी की है, इसको इतना टैक्स और पे करना चाहिए, और इसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये पेनल्टी और लगनी चाहिए। तो मैं पूरा लेखा जोखा वो तैयार कर लूंगा कि इसका इतना है। अल्टीमेटली साइन आपके जो है उस ऑर्डर के ऊपर आईटीओ के होते हैं, लेकिन जो सारा काम है जनरली क्या होता है कि डिपार्टमेंट में जो आईटीओज होते हैं वो स्टेनो से प्रमोट होते हैं। तो और वो पुराने जमाने के आईटीओज हैं, तो उनका जो माइंडसेट गवर्नमेंट जॉब वाला होता है। आजकल जो इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एग्जाम क्रैक करके, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, आगे जाके भी वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो आईटीओज का नॉलेज थोड़ी सी जनरली कम होती है अक्सर, सभी केसेस में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो उस केस में इंस्पेक्टर का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अल्टीमेटली आईटीओ उस ऑर्डर के ऊपर साइन कर देगा जो आपने बनाया है, और वो ऑर्डर बन जाएगा। ये एक नॉर्मल काम। इसके बाद आता है तो राहुल, एक रेड सवाल वाला मैं काम। रोकूंगा, इसमें मजा आता है आपको चोरी पकड़ने में लोगों की? वैसे लोगों को मजा आता है ना कि लोगों की आप चोरियां पकड़ रहे हो ना, कि किसने कितना चुरा के रख लिया है, एंड यू आर मेकिंग दैट जजमेंट कि इससे एक्सप्लेनेशन मांगना है। तो डू यू फील हाँ। हैप्पी अबाउट इट, या कभी भी लगता है कि छोड़ दो यार, अच्छा है कमा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हम्म अगर मुझे लगता है कि ये केस बड़ा है, और ये हम्म असेसी, असेसी बोलते हैं हम उस बंदे को, ये असेसी जितना टैक्स पे कर सकता था उतना टैक्स पे नहीं करा। हल्का फुल्का चल जाता है ऊपर नीचे, लेकिन ये एकदम ही बहुत बड़ा घपला कर रहा है। तो फिर उस केस में ऐसा लगता है कि बस आने दो इस बंदे को, जितना ज्यादा लपेट सकते हैं देखते हैं इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि यार कोई बंदा जेन्यूनली फंस जाता है, जिसको नॉलेज नहीं थी लेकिन गलती से फंस गया, तो उसकी फिर हम हेल्प भी करते हैं। मतलब उस केस को समझ के देखने, फाइल देखकर समझ में आ जाता है कि इसके साथ गलत हुआ है। कभी कभी किसी किसान ने जमीन बेच दी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यार मुझे रिटर्न फाइल करना था, मुझे क्या नहीं करना था, मुझे क्या करना था। उस केस में थोड़ा सा हमें सॉफ्ट भी होना पड़ता है। बाकी जनरली उनकी गलतियां ढूंढने में और उनके ऊपर जितना अपनी नॉलेज लगा सकते हो आप, क्योंकि अब मान लो कि मेरे पास एक कंपनी का केस है, जिस वार्ड में अभी मैं पोस्टेड हूँ वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो फार्म्स, कंपनीज, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर मेरे पास उनका केस आता है तो मुझे देखने में ये बड़ा मजा आता है कि यार इन्होंने इनकम टैक्स वालों को किस तरह से घुमाने की कोशिश की। तो वो चीज हम्म देखकर बड़ा मजा आता है। अब हम्म उसने अपने एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं 50 तरह के। उन एक्सपेंसेस में से अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हो, तो आपको पता चलेगा कि यार ये दो एक्सपेंसेस हैं जहां पर ये गड़बड़ कर रहा होगा। फिर आप उनको चेक करोगे क्या गड़बड़ हो सकती है। तो उस पूरी प्रोसेस में मजा आता सो राहुल, मुझे थोड़ा रेट्स के बारे में आप कुछ बता रहे थे, उसको जरा कंटिन्यू करिए, आई एम क्वाइट क्यूरियस राइट। है। मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। तो हम्म ये जो मैंने आपको अभी बताया है, ये मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है, डे टू डे लाइफ जो मेरी हम्म चलती है। हम्म एक दिन क्या होता है, अचानक से दोपहर के 3 बजे एक मेरे पास बंदा लेटर लेकर आता है। हम्म उस लेटर में लिखा होगा, जैसे मैं मान लेते हैं कि मैं चंडीगढ़ में या फिर आसपास कहीं बैठा हुआ हूँ, और उस लेटर में लिखा होगा, यू हैव बीन डेप्यूटेड डेप्यूटेड ऑन अ सीक्रेट ड्यूटी एंड यू नीड टू रिपोर्ट इन लुधियाना एट दिस होटल एंड यू नीड टू पैक योर लगेज फॉर 3-4 days बिकॉज इट may टेक टाइम। बस इतना सा। अब 3 बज रहे हैं, मुझे शाम को काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब एक लेटर आ चुका है जिसको मैंने देख लिया है, अब मैं मना भी नहीं कर सकता उस लेटर को। और मुझे लुधियाना शाम को 7 बजे तक पहुंचना है। तो यहाँ से हम चल पड़ते हैं, हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ियां होती हैं, इनोवा।
क्या होता है कि इनोवा जो गाड़ियां होती है ना, इनसे ही चलते हैं इनकम टैक्स वाले। तो ये बड़ी फेमस है। एसएससीज वगैरह जब मार्केट में देख लेते हैं तो हमको लगता है कि इनोवा आ गई है, कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम चल पड़ते हैं, मैं लुधियाना पहुंचता हूँ, 7 बजे मैं लुधियाना पहुंच गया मान लो। वहां मुझे एक होटल में रुकना होता है। अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। वहां मैं होटल में रुकूंगा, अ, अच्छा सा कोई होटल होगा, और वहां पे हमारे डिनर का अरेंजमेंट होता है। हम डिनर करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, सो जाते हैं। और जो होटल वाला होता है वो हमें बोलता है कि सर, आपका 3 बजे का या फिर 4 बजे का वेकअप कॉल है, जिससे आप हम्म। तैयार हो जाए। हम्म। और 5 बजे या फिर 4 बजे आपको लुधियाना के इनकम टैक्स ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है। ये हमें इन्फॉर्मेशन हम्म। होती है कि वहां जाना है हमें। हम्म। तो वहां से 3 बजे गेट खटखटा जाता है। वो 3 बजे उठ जाते हैं हम, दस हम्म। ग्यारह बजे सोए होते हैं। तो 3 बजे उठकर जल्दी जल्दी से हम तैयार वगैरह होते हैं, और 4 बजे लुधियाना के ऑफिस में मान लो पहुंच गए। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ लुधियाना का, क्योंकि मैं वहां पर गया हूँ। वहां हम पहुंचे। अब वहां जाकर हमें पता चलता है कि एसएससी के साथ आज क्या होने वाला है। क्योंकि जब मैं पहली बार गया, मैंने देखा 150 इनकम टैक्स वाले बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। 150 पुलिस वाले हैं, और इनोवा बहुत सारी हैं। तो और एकदम मेला सा लगा हुआ है, सुबह के 4 बजे अंधेरे में। तो जब मैं गया था तो विंटर्स का माहौल था उस टाइम पे, धुंध पड़ी हुई थी। अब वहां जाके आपको अपनी एक लिस्ट ढूंढनी है नोटिस बोर्ड पर। उस लिस्ट में आपका नाम होगा, और उस लिस्ट में लिखा होगा कि आप किस टीम के साथ में। 7-8 लोगों की आपकी टीम बन जाती है। उस टीम का एक टीम हेड होता है, जनरली आईटीओ या फिर डिप्टी कमिश्नर होता है वो। तो उस आप उनको कॉल करते हो कि मैं यहाँ यहाँ पर हूँ, आप कोऑर्डिनेट करते हो, उन लोगों से मिल जाते हो। आप अपने साथ 4 पुलिस वाले रख लेते हो, 4-5 पुलिस वाले होते हैं, उनमें एक लेडी कांस्टेबल होते हैं। वहां आपको एक एनवलप मिलता है। उस हम्म। एनवलप में सारा चिट्ठा, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके घर जाना है, वो सारा सब कुछ होता है। लेकिन आपको उस एनवलप को ओपन करने की परमिशन नहीं है अभी। हम्म। वो हम्म। परमिशन आपको फोन के थ्रू मिलेगी। हम्म। वहां से सिर्फ आपको ये बोला जाता है, आप अपना नाश्ता वगैरह पैक कर लेते हो। वहां से आपको बोला जाता है कि यार, वो जो जलंधर वाली रोड है ना, उस रोड पे आप गाड़ी डाल लो अपनी। अब हम चले जा रहे हैं भाई, हमें कुछ नहीं पता, नींद आ रही है हमें। हम चले जा रहे हैं उस रोड पे, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, अभी हमें नहीं पता ये रोड हमें कहाँ ले जाएगी। फिर एक मैसेज आता है कि आपको बठिंडा पहुंचना है। ठीक है। तो हम बठिंडा पहुंच जाते हैं, अभी भी हमें कुछ नहीं पता। फिर एक मैसेज आता है कि अब आप लोग अपने, अब हम करीब 7 बज गए हैं सुबह के, पहुंचते पहुंचते बठिंडा। फिर एक मैसेज आता है कि आप अपने एनवलप्स खोल सकते हो। जब एनवलप खोलते हैं, उसमें से एक लेटर निकलता है। उस लेटर का एक पर्टिकुलर नाम होता है, मैं नाम भूल गया। उसमें लिखा रहा होता है, डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू द to this businessman, and he has 2 brothers, and they are operating this business. और आपको उनके घर में जाना है या फिर उनके ऑफिस में जाना है, जो भी वो बताते हैं। उनके ऑफिस में आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें आपको करनी है। अभी भी आप उनके ऑफिस में अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। आपको वेट करना है, क्योंकि सिर्फ एक टीम नहीं है, आपकी शायद 25 टीम है। हाँ, 25 टीमें हैं, 25 टीमें पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव तक पहुंची हुई हैं। और उस बंदे के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के बाहर खड़ी हुई हैं, और उस बंदे को पता नहीं क्या होने वाला है। हम्म। फिर एक हम्म। मैसेज आता है कि अब आपको एंटर करना है। हम्म। बस वहां से रेड स्टार्ट होती है। आप उस बंदे हम्म। के घर में पहुंचते हो, या फिर उसके ऑफिस में पहुंचते हो, अलग अलग टीम्स जैसे ही पहुंचती हैं। और आपके पास एक लेटर होता है, जो लेटर आप उसे, जो ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो लेटर आप उसे दिखाते हो। और बस वहां से रेड स्टार्ट हो जाती है। उस पर आपके उसके सिग्नेचर लेते हो, और जितने भी उसके एंट्रांसेस हैं या फिर एग्जिट हैं उस घर के, ऑफिस के, वो सब बंद कर देते हैं। वहां के उसके बाद, उस पॉइंट के बाद पुलिस वाले बाहर होते हैं। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। हम चले जाते हैं बस। थोड़े बहुत रूल से मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन एसएससी को हम बाहर नहीं जाने देते। उसके बाद बंदा काफी डर जाता है। शुरू का जो 1 घंटा है, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, शुरू का 1 घंटा बड़ा एडवेंचर होता है। और अगर आप घर में गए हो तो फिर अलग टाइप का एडवेंचर होता है। लोग डर जाते हैं, लोग चिल्लाने लग जाते हैं, लोग मतलब सहन नहीं कर पाते कि ये क्या हो गया हमारे साथ। पहले पहले उनको समझने, पहले आपको बताना पड़ता है भाई हम इनकम टैक्स है। अगर आप ऑफिस में गए, उसके एम्प्लॉयज हैं, अब एम्प्लॉयज भी आपकी एज के होंगे, तो वहाँ एक हम्म। अलग ही फन होता है। अब वो एम्प्लॉयज सोच रहे हैं यार ये कौन आ गए,
किसी ने इनकम टैक्स वालों को कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर आप उनको समझाते हो भाई हम इनकम टैक्स की तरफ से हैं, ऐसा ऐसा ये है वो, और फिर आपकी रेड स्टार्ट हो जाती है। अब आता है कागजी वाला काम। अब ये जो रेड वाला जो काम है, जो इंटरेस्टिंग लग रहा था शुरू शुरू में, एडवेंचरस लग रहा था, थोड़ा सा फीका हो जाता है, क्योंकि अब आप कागजों में काम करे जा रहे हो, उनकी स्टेटमेंट ले रहे हो, 10-10, 20-20 पेजों के स्टेटमेंट चलते हैं उनके। उसके बाद अगर आप घर पे हो या फिर ऑफिस में भी, आपकी सर्च स्टार्ट होती है। अच्छा, रेड को सर्च बोलते हैं, सर्च, सीजर या फिर सर्वे, ये 3 नाम होते हैं रेड के। आप जाते हो, फिर घर का एक एक कोना छान मारते हो, वहां से आपको कोई पर्ची मिल जाए जिससे आप साबित कर सको कि नहीं भाई देखो 50 लाख का तो उसने एक जूता खरीदा है, ये बोल रहा है कि मेरी 7 लाख की इनकम। तो इस टाइप की आपको कोई रिसिप्ट मिल जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, या फिर कैश मिल जाए बहुत सारा। जनरली जो रेड मूवी में दिखाया हुआ है कि आप तो तोड़ा फोड़ी करते हो, वो तोड़ा फोड़ी हम तभी करते हैं जब हमें पक्की इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ पर कुछ है, वरना हम सिर्फ सर्च करते हैं, तोड़ा फोड़ी नहीं करते। तो इस तरह से चलता है, 3 दिन का कार्यक्रम चलता है, 3 दिन आप वहीं सोते हो, वहीं रहते हो, वहीं खाते हो। बस ऐसे भी आपको कभी कभी खाने को दे देता है अगर आप उसके घर में हो तो। एक तरफ आप उसके डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हो, उसको डांट रहे हो, उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, कभी कभी उसे परेशान कर रहे हो, खून चूस रहे हो उसका, दूसरी तरफ एक उसके घर वाले आवाज देते हैं भाई खाना लग गया, खाना खा लो। तो अब 3 दिन हो गए हैं, बाहर का भी नहीं खाया जाता। जनरली हमारा बाहर से खाना आता है, वहाँ जो रेस्टोरेंट होगा, मान लो भटिंडा है, वहाँ जो भी रेस्टोरेंट है वहां से खाना आ जाएगा हमारा, तो उनका खाना भी खा लेते हैं। तो इस तरह से चलता है, 3 दिन बाद ये खत्म होता है, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ता है कि बस कभी मत आना हमारे पास। इस तरह से खत्म। तो राहुल, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे इस तरह की सिचुएशंस के लिए क्या आपको ट्रेन किया जाता है? क्योंकि रेड में कई बार चीजें कहते हैं ना, प्लान के अगेंस्ट भी जा सकती हैं। आजकल कई लोग बाहुबली होते हैं, आप उनके यहाँ रेड मार रहे हो, लेट्स से, राइट? सो आर यू ट्रेन्ड फॉर दीज थिंग्स कि इफ सिचुएशंस बिकम काइंड ऑफ दैट, पुलिस तो होती है आपके साथ, तो बात सही है, बट क्या इसके लिए आपको भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि मेंटली ऐसे रहना है, साइकोलॉजिकली आपको ऐसे रेडी रहना है इन सब चीजों के लिए? चलो, इसमें मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग से इंसिडेंट याद आया, वो बताता हूँ। ट्रेनिंग हमारे होती है, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा ज्वाइन करने के 10 बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग का एक पार्ट ये भी होता है कि आपकी जो रेड है उस तरह किस तरह से आपको कंडक्ट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप ट्रेनिंग के टाइम पर अगर आप चाहो तो रेड पर भी जा सकते हो किसी, जहाँ आपको मतलब थोड़े छोटे मोटे काम कराए जाएंगे आपसे, तो आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। ट्रेनिंग प्रॉपर होती है। हो सकता है वो शुरू में ना हो आपके सर्विस के, बीच में हो, 1 आध साल जब आपका हो जाए डिपार्टमेंट में, तब भी हो सकती है। जब उनका बैच बन जाए उस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग में रेड की पूरी ट्रेनिंग मिलती है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से पेश आना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, वो सब आपको बताया जाता है। तो वह जो इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस ये था, जैसे आपने बताया कि बाहुबली के घर अगर रेड पड़ गई, तो हमारे जो ट्रेनर थे वो हमें बता रहे थे, वो रेड स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने 300-350 रेड अपने लाइफ टाइम में मारी हुई थी। तो हमारे जो ट्रेनर थे, अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, इंस्पेक्टर से शुरुआत की थी उन्होंने। तो उन्होंने जब रेड मारी तो वहां कुछ ऐसा ही सिस्टम था। वहां ये था कि उन्होंने, वो घर पे खाना खिलाते थे, पहले पहले तो अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि जो दूसरी एक टीम है, वहां दूसरी टीम के किसी बंदे ने उनके किसी एम्प्लॉय को झापड़ मार दिया, तो उनका गुस्सा बढ़ गया। और जब वो अच्छे से किचन में बैठ के खाना खा रहे थे, तो उन्होंने हमारी टीम को बोला कि भाई अब तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे यहाँ से, आप तो गए हो, अब जा नहीं पाओगे। तो वहां से माहौल गर्म होना स्टार्ट हुआ। तो और ये इंसिडेंट वहां पर बड़ा हुआ था। अल्टीमेटली वो जो असेसी था, वो असेसी वहां से, जनरली हम किसी को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन वो असेसी, उसने पूरे शहर के लोग जिप्सियों भर भर के उस मकान के बाहर खड़े करवा दिए थे, बंदूकें वगैरह लेकर। और वो असेसी, उसके घर वाले, क्योंकि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही थी उसमें, निकल गए बाहर। और रेड टीम एकदम देख रही है यार क्या करें अब इस सिचुएशन में, समझ में नहीं आ रहा। फिर अल्टीमेटली काफी वहाँ के एसपी वगैरह से बात की, और फिर इनकम टैक्स वालों को पूरी प्रोटेक्शन मिली वहां पर, और जितना जो सामान वहां से जब्त कर सकते थे वो सारा का सारा सामान जब्त किया। तो न्यूज में भी काफी आया ये। तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए।
मतलब चैलेंजेस हैं रेट में, सारा कुछ मजा नहीं चैलेंजेस है, मजा निकल भी सकते नहीं तो मजे में चैलेंजेस है, चैलेंजेस में ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, सही जैसे बात है, पहली बार सही मेरे बात है। साथ क्या हुआ था, मैं एक साड़ी की दुकान पे हमने रेड मारी थी। वो मेरी पहली रेड थी। अब आप सोचो, जैसे यहाँ सारे जितने भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा कि अभी तो मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो आप, इंग्लिश के क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने एग्जाम निकाला है, आपने ये पुलिस वालों के साथ उन सबके साथ कभी भी डील नहीं किया। तो जब आप पहली बार रेड पर जब मैं गया, तो मैंने उससे पहले क्या किया था, मैं तो मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा था भाई, प्लस माइनस। जब मैं गया, वहां पर इतने पुलिस वाले इतने फोर्सफुली किसी की दुकान में घुस रहे हैं, और मैं वहां खड़ा हुआ हूँ, और मेरी जो असिस्टेंट कमिश्नर मैम बोल रही है कि राहुल यार देखो, वो कोई एग्जिट तो नहीं खुला हुआ, कुछ ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। तो भाई मैं तो ब्लैंक हो गया था, मेरे दिमाग में थॉट्स जीरो, मुंह में से वर्ड्स नहीं निकल रहे। असेसी जो है वो अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको अलाउड नहीं है, और असिस्टेंट कमिश्नर मुझे एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं बोलूंगा असेसी को, यार ये क्या कर रहे हो, बंद करो ये, मतलब अच्छे से रॉब के साथ में, और अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। तो ये मेरे हम्म। साथ हुआ। नहीं, इस इंटरव्यू के बाद लोग मुझे लग रहा है काफी तैयार हो जाएंगे राहुल, नेगेटिव कि एक्सपेक्ट्स भी बता देता हूँ थोड़े, हाँ हाँ, राइट। नहीं तो हम्म। अनफेयर गेम हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव राइट से हो राइट। जाते नेगेटिव से हो जाते हम्म हैं कि 3 दिन तक आपको किसी के घर रहना है, आप परेशान हो जाते हो। शुरू शुरू में 1 घंटे आपको अच्छा लगता है, लेकिन इतने पेपर वर्क होता है उसमें, इतना आपको काम करना पड़ता है, आप सो नहीं पाते, आपकी रूटीन खराब हो जाती है, आपको कोई काम हो वो काम नहीं कर पाते। तो जब स्ट्रेच होती है ना रेट, 3 दिन चल रही है, 4 दिन चल रही है, तो आप थोड़ा सा हिल जाते हो। राइट, इट्स नॉट जनरली लोग पसंद ओनली नहीं करते। फन, दैट्स ए वर्क, या इट्स राइट। नॉट ओनली फन। राइट, दैट्स ग्रेट। राहुल, एक चीज और मुझे यहाँ आपसे जाननी है कि जो ये ट्रेनिंग होती है कहाँ होती है, मतलब कोई प्रॉपर डिजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या हम्म। फिर डिपार्टमेंट के साथ ही होती है ट्रेनिंग, कैसे होता है? ट्रेनिंग जो DTRTI बोलते हैं हम ट्रेनिंग सेंटर्स को, DTRTI। तो ये DTRTI जो है, आपने नागपुर में सुना होगा, जो IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रीजनल सेंटर्स हैं ये DTRTI। तो जैसे चंडीगढ़ में एक है, दिल्ली में एक होगा, ऐसे इंडिया में कई जगह ये रीजनल सेंटर्स होते हैं। तो उन रीजनल सेंटर्स पे आपकी ट्रेनिंग होती है। मेरी चंडीगढ़ में हुई थी। ओके ओके ओके, ठीक है। राहुल, एक और परसेप्शन है आम जनता में कि हम्म। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही उनके अंदर एक भय पैदा हो जाता है, जी जी जी। राइट। ये क्या इसके बारे में भी इनकम टैक्स की कुछ पॉलिसीज हैं कि भाई लोगों को इनकम टैक्स वालों से डरने की जरूरत नहीं है? हम्म। It's ultimately, if you pay the taxes right, there is nothing to या fear about income tax, right? Those who are evading tax, उन्हें डरने की जरूरत है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस परसेप्शन पे भी काम करता है कि इनकम टैक्स का नाम सुन के डर न लगे? ऑफिशियली मेरे पास कोई ऐसा लेटर तो नहीं आता है, हम्म लेकिन हम्म हाँ, अगर ये जो आजकल का जो, हाँ, जैसे मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो अब प्राइवेट कंपनीज की तरह सर्विस ओरिएंटेड होने लग गया, कि हमें भाई जनता की सेवा करनी है, हमें जनता को धमकाना नहीं है। तो अ, अगर मान लो कि कोई जेन्युइन बंदा है, और मैं उसे धमकाने लग जाता हूँ किसी भी सेंस में, और उस जेन्युइन बंदे ने शिकायत कर ली विद प्रूफ एडिशनल कमिश्नर को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो डेफिनेटली मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मुझे पता है, ये सभी को पता है डिपार्टमेंट में, कि अब डराने धमकाने वाला जमाना गया। डराने धमकाने वाला काम, और अगर किसी ने शिकायत कर दी विद प्रूफ कि देखो मैंने ऐसा क्या गलत किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे कुछ टैक्स डिमांड नहीं बनती, ये मेरे साथ गलत फेवर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है डिपार्टमेंट में। तो एक वो चीज सब लोगों को पता होती है। हम्म। सो राहुल, ये एक अब मेरा क्वेश्चन है कि आईटीआई जॉब जैसे एसएससी में और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, राइट। जी। तो कहते हैं ना कि आईटीआई किन लोगों को स्पेशली नहीं चुनना चाहिए। एक तो आपने बताया इनको जैसे फॉरेन जाने का मन है वो तो जाके एमईए ले लें, राइट। हम्म। इसके अलावा भी कई लोगों की जैसे एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है जॉब को लेके कि शायद उनको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। सो आपका क्या परसेप्शन चेंज हुआ है बिफोर ज्वाइनिंग आईटीआई, उसके पहले जो परसेप्शन आपका था, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग इट, राइट? ओके। आईटीआई उन लोगों को नहीं ज्वाइन करनी चाहिए जिनको लगता है कि इंस्पेक्टर जो है उसी के पास सारी पावर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंस्पेक्टर जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर उसके इमीडिएट सीनियर को असिस्ट करता है।
उसकी कोई किसी जगह साइन नहीं होते, उसके अलग फायदे हैं। साइन नहीं हो रहे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, लेकिन आपके पास एक्चुअली वो पावर नहीं है जो आईटीओ के पास है। सारी पावर्स आईटीओ की, आप उसे असिस्ट कर रहे हो, जाते से ही आपके पास बहुत सारी पावर्स नहीं आ जाएंगी। दूसरा, अ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा और किसी भी जगह मान लो कि मैं, हाँ जनरली कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन जब लोगों की होती है कि नहीं अब मेरे घर ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कि मान लो कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक फ्री में मिल जाएगी, मुझे कार चाहिए, मुझे उसमें 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं जिस दुकान पर जाऊंगा उस दुकान में मेरा फ्री में काम हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि लोग आईटीओ को भी उस बात के लिए मना कर दें। ये सब चीजें अलग सेंस में हो सकती हैं, लेकिन जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं होता। तो अगर आप हम्म ऐसे आ रहे हो तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाए थोड़ा सा। राइट, मतलब जो कहने कहीं ना कहीं इस जॉब प्रोफाइल को लेके सिंसियर है, हम्म। राइट, उसे चुनना चाहिए, ना कि पर्क्स को सोच के कि मुझे ये मिलेगा मुझे वो मिलेगा, राइट, काइंड ऑफ हाँ, दैट्स पर्क्स नाइस वगैरह नहीं मैसेज राहुल। सोचना चाहिए। राइट 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 राइट। सो राहुल, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत अलग सा रहा है, क्योंकि हमने काफी जॉब प्रोफाइल की बात करी है, डिटेल में करी है, लोगों को बहुत जी मजा जी। आने वाला है इन बातों से। राहुल, अब मैं एक कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि विद द जॉब कितना टाइम आपका वहां स्पेंड होता है ऑफिस में, एंड डू यू गेट टाइम फॉर पर्सनल रिक्रिएशन, हॉबीज, या पूरा टाइम काम में निकल जाता है, कैसे होता अच्छा, मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में कुछ भी नहीं होता, जो कि हमारी पहले थिंकिंग होती थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिस जाए ना जाए, कितने भी बजे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं प्राइवेट कंपनीज जो है उतना काम होता है, तो वैसा भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं बीच में हो। जैसे मेरे जो ऑफिस के टाइमिंग्स हैं वो 9:30 से 6 है, लेकिन मान लो कि अभी मेरी जो सीट है उस पर इतना काम नहीं है, मैं 10:30 बजे तक भी पहुंच जाता हूँ। आपको, आपका जो सीनियर है, अगर आपकी उससे बन रही है, अगर आप उसको काम टाइम पर करके दे रहे हो, अगर आप दोनों मिलकर काम संभाल रहे हो, अल्टीमेटली काम अगर आपका चल रहा है, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप 10:30 बजे आओ, आप 11 बजे आओ, लेकिन आप काम कंप्लीट करो। ठीक है, तो सीट पर भी डिपेंड करता है। तो अभी ऐसा ही है कि मैं अगर 10:30 बजे चला जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं 5 बजे भी आ सकता हूँ अगर मेरा काम खत्म हो गया तो। बस मेरी सीनियर के साथ मेरी बन रही है। तो अभी तो मेरी लाइफ काफी सही चल रही है, क्योंकि मुझे कोई भी हॉबी परस्यू करनी है, शाम को कुछ भी काम करना है, या फिर सैटरडे संडे मेरे बिल्कुल फ्री होते हैं। सुबह भी मेरी काफी, अगर प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करें तो मेरी एकदम फ्री से चलती है। तो मैं, मुझे एक्सरसाइज करना है, दौड़ना भागना है, वो सब मैं करता रहता हूँ। या फिर मुझे कुछ और भी काम करना है, मुझे लग रहा है कि अगर मुझे इस जॉब के अलावा कुछ तैयारी करनी है, तो वो भी हो जाती है, बशर्ते आप उन 10-20% सीट्स में से ना, मतलब आपकी सीट्स वो 10-20% ना हो जहाँ बहुत ज्यादा काम होता है। 10-20% सीट्स पे काफी काम होता है तो आपको, बाकी ये भी है कि मेरी जो सीट है, मैं असेसमेंट में हूँ, जहाँ प्रॉपर आई इनकम टैक्स वाला काम होता है। वहाँ दिसंबर और मार्च में टाइम बारिंग मैटर्स आते हैं, तो आपको सैटरडे संडे को भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो काम कंप्लीट करना है। है? राइट, सो इट तो इज मोर वर्क ओरिएंटेड कि काम खत्म होना चाहिए, छुट्टी काम के खत्म दिन भी होना चाहिए। करना पड़ेगा तो करोगे, और अगर फ्री हो तो आप जल्दी भी जा सकते हो, दैट्स ग्रेट। राहुल, एक चीज और, कि कितनी छुट्टियां आपको ऑफिशियली मिलती हैं? ऑफिशियली हमें 30 EL मिलती है, मतलब अर्न लीव, हम्म पूरे साल में। हम्म हम्म जिन लीव्स को अगर आप नहीं लेते तो उन लीव्स के आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसे मिल जाएंगे, उस तरह की लीव्स। 8 CL मिलती हैं। सीएल ऐसी लीव होती है जो आप कभी भी ले सकते हो। अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैंने सीएल ले ली, तो आपका सीनियर आपको कुछ बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि आपके पास सीएल है। 2 RH होती हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज जो है, जैसे मान लो रक्षाबंधन है, उस दिन की छुट्टी नहीं है लेकिन आपको छुट्टी लेनी है, तो वो आपको मिल सकते हैं। 10 आपकी मेडिकल लीव्स होती हैं। वैसे मेडिकल लीव्स अगर आपकी 20 होती हैं, आप 20 मेडिकल लीव्स ले सकते हो, लेकिन वो हाफ पे होती है। अगर आपने 20 ले ली तो आपको आधी तनख्वाह मिलेगी उस दिन की, लेकिन अगर आप 10 लेते हो तो आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरह से आपकी 40 छुट्टियां साल भर की होती हैं। बाकी आपके जो गजटेड हॉलीडेज होते हैं वो सारे तो आपको मिलते ही हैं। और सैटरडे लेकिन संडे ऑफ है? सैटरडे संडे ऑफ, सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि राइट, सैटरडे बहुत। संडे ऑफ है। हम्म लेकिन अगर आपकी सीनियर से अच्छे से बन रही है, अल्टीमेटली क्या है कि डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि सीनियर
चाहता है कि उसका जो काम है वो रुके ना। आपकी सीनियर से ठीक बन रही है, आपने बोला आज मेरी तबीयत खराब है सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा, तो हो सकता है कि वो सीनियर आपकी छुट्टी मार्क ना करे, क्योंकि उसे पता है कि आप जब आओगे काम संभाल लोगे। तो आपकी ये जो अर्न लीव्स हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, छुट्टियां अक्सर ऐसे ही ले लेते हैं, और अर्न लीव जो है वो उनकी बचती रहती है। फिर एक साथ वो अर्न लीव को इनकैश भी कर सकते हैं, या फिर इनका फ्यूचर में फायदा उठा सकते हैं जब उनको एक साथ बड़ी छुट्टियां चाहिए हो। तो छुट्टियों का ऐसा है, थोड़ा सीनियर पर डिपेंड करता है, बाकी छुट्टियां तो मिलती हैं। राइट राइट। सो राहुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता है कभी कहीं पर भी किसी ने इतना डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बताया होगा। So that's really nice. So जॉब में होने के बाद राहुल, और प्रिपरेशन में होने के बाद, ये क्या फेज जो डिफरेंस होता है? जैसे बच्चा भी, जैसे आपने बताया कि जॉब इज एक इंटायरली डिफरेंट थिंग, राइट? बाकी लाइफ में क्या चेंज आता है? डू यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, और समथिंग लाइक दैट? यू फील लाइक आई एम ग्रोइंग ओल्डर? कैसी फीलिंग आती है बीइंग इन अ जॉब, राइट? क्योंकि टिल यू आर एस्पिरेंट यू फील लाइक यू आर अ किड और चाइल्ड। नाउ यू आर इन अ सबसे जॉब, यू आर अर्निंग योर ओन मनी, सो हाउ डू यू फील? सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि जब आप एस्पायरेंट होते हो तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस रहती है। आपको लगता है यार मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ये महीने का जो खर्चा है इसमें मेरे को काम चलाना है, पता नहीं अगले महीने ये आए ना आए। मान लो कोई इंसान ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्यूशन छूट गई, वो सारी की सारी प्रॉब्लम। आपको हमेशा ये लगता है कि फाइनेंशियली आपको सोचना पड़ता है। लेकिन जब जॉब लग जाती है तो आपको पता है कि यार, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में, कि ये 50-55 हज़ार तो आने ही आने हैं। तो आपको, आप एक तरह से फाइनेंशियली एकदम काम हो जाते हो। आपको पता है कि यार मेरी जिंदगी तो चलती रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो उस तरह से एक राहत मिल जाती है। दूसरा, जो आपने पूछा कि मेच्योरिटी आ जाती है क्या, तो भाई वो तो बंदे बंदे पर डिपेंड करता है। जैसे आप अंदर से अगर फील कर रहे हो कि नहीं मेरे को तो मेच्योर ही रहना है, मेरे को एकदम ही बच्चों की तरह जैसे रहना है, तो लोग वैसे रहते हैं। और जैसे मुझे तो नहीं लगता कि जॉब में आने के बाद मुझ में कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस आ गया मैच्योरिटी सेंस में। बाकी ये है कि कभी एक एक ये डिफरेंस आ जाता है कि सिंस इनकम, जैसे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो लोग एक इज्जत की नजर से देखते हैं। सोसाइटी में अचानक से रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, सोसाइटी में आप कुछ बन जाते हो, और पता नहीं क्यों गवर्नमेंट जॉब्स को इतना अहमियत दी जाती है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ, जैसे आप कोई डिस्कशन कर रहे हो लोगों के साथ में, आपके पेरेंट्स वाली एज वाले जो ग्रुप हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह सोसाइटी, तो उन लोगों के साथ आप थोड़ा मेच्योर बिहेव कर सकते हो। उन लोगों को आप थोड़ी नॉलेज शो कर सकते हो। जैसे अगर मुझे किसी के साथ साथ बात करना है तो मैं थोड़ा सा मेच्योरिटी अपनी बातों में ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे इनकम टैक्स की ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उनको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो वहाँ अगर मैं मेच्योरिटी दिखाता हूँ तो उसका एक अलग फायदा होता है, उसमें थोड़ा मजा भी आता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में आई एम स्टिल द सेम। राइट। तो राहुल, मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ईमेल आया था एक एस्पिरेंट का, तो वो सवाल मुझे आपसे पूछना है। उन्होंने कहा था जब भी आप किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लेना, तो आप ये सवाल जरूर पूछना कि वहां डिपार्टमेंट में क्या लड़कियां भी इंस्पेक्टर बनती हैं? तो उनका ये कहना है कि हम आईटीआई लेना चाहते हैं और हम आईटीआई लड़की से ही शादी करना चाहते हैं, ठीक है? सो क्या डिपार्टमेंट में लड़कियां होती हैं आईटीआई? मतलब कैसा वहां पर जेंडर मिक्स है? क्योंकि कई लोग, आपकी तो शादी हो चुकी थी, कई लोग इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वहां जाएंगे तो शायद हमारा कुछ होगा, ठीक है? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? उनको जरा ये पॉइंट भी क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यार मैं तो ये बोलूंगा कि अगर अगर आप सोच रहे हो कि आपका कुछ हो जाए, तो डिपार्टमेंट में क्यों देख रहे हैं आपने? जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो तो आपकी सोसाइटी में थोड़ी ज्यादा इज्जत बढ़ रही है, तो वहां आपको थोड़ा ज्यादा चांसेस हैं आपके, वहां आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। डिपार्टमेंट में हाँ ये है कि उतना रेशो नहीं रहता है जितना आपको लग रहा है। 50-50 रेशो तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक 30-20 इतने परसेंट शायद लड़कियां होती होंगी। तो 30% आपको मिल जाएंगे, 20%, लेकिन काफी इतना लिमिटेड नंबर है वो। लिमिटेड तो नंबर। इस उम्मीद के साथ मत जाओ कि यार वहां शादी राइट करोगे राइट आप। आपको राइट शादी राइट। करना है तो हाँ, जनरली क्या होता है, मैंने देखा है जितने भी हमारे इनकम टैक्स वाले हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स वाले इंस्पेक्टर्स हैं, वो बैंकिंग में ज्यादा उनके रिलेशनशिप बनते अच्छा हैं। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि बैंक्स में लड़कियां ज्यादा होती हैं, एंड हम्म तो वहां से उनको काफी रिश्ते आते हैं। तो ये तो राहुल, कनेक्शन देखिए बनता है। आपने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें उन्हें गाइड किया है कि वो कहाँ ध्यान ज्यादा लगा सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, राइट?
ओके। सो राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इंटरव्यू बहुत अलग था और मैंने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि बाकी इंटरव्यू में हमने प्रिपरेशन से रिलेटेड सवाल ज्यादा किए हैं, बट आपकी प्रोफाइल ऐसी थी कि हमने जॉब के बारे में ज्यादा बात करी है। पर मुझे पता है कि हमने सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए होंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अभी और सवाल आएंगे। तो देखते हैं, जब आपका ये इंटरव्यू पब्लिश होगा तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि आप कमेंट्स में क्वेश्चन डालो। इन केस जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा, ठीक है? जी क्योंकि जरूर। आप बहुत बेबाक तरीके से क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों का कोई हमने कोशिश करी है कि हमने सब कुछ बताया है, फिर भी कुछ ना कुछ सवाल रह जाते हैं, ठीक है? जैसे अभी एक याद आ रहा है कि क्या इसमें हाँ ऑफिशियल क्वार्टर्स मिलते हैं राहुल? इनकम टैक्स हाँ, इंस्पेक्टर को ऑफिशियल ऑफिशियल क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में? हम्म। ऑफिशियल क्वार्टर्स मिलते हैं। हम्म। अब पहले क्या होता था कि ऑफिशियल क्वार्टर के लिए शायद आपकी सैलरी से 2,000 रुपये कटे, आपको टू हम्म। बी एच के मिल गया, लेकिन सैलरी से सिर्फ 2,000 कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब सेवंथ पे कमीशन के बाद क्या है, आपका जो एच आर ए है वो थोड़ा बढ़ गया। अब क्या होगा, आपकी सैलरी से 7,500 रुपये कटेंगे ऑफिशियल क्वार्टर के लिए। तो आपको टू बी एच के मिल जाएगा 100%, लेकिन 7,500 आपकी तनख्वाह से भी कटेंगे, जैसे मेरी तनख्वाह से कटते हैं। नहीं, मैं तो बाहर रह रहा हूँ, तुम मेरी तनख्वाह से नहीं कटते, लेकिन जो क्वार्टर्स में रह रहे हैं 7,500 रुपये की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो एक कीमत पे आ रहे हैं। अब पहले ये होता था कि एच आर ए कम है तो बस 1,500 2,000 3,000 में मिल गया आपको, वो उस टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट था। राइट। सो राहुल, आप कुछ एसएससी एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए आईटीआई एक टॉप पोस्ट है, तो डेफिनेटली आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक दो बातें उनको बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस फेज से मैं निकला था तब मुझे भी लगा था यार कि किसी ने मुझे ये बातें बताई होती। पहला, जनरली क्या होता है कि जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई को किस तरह से लेते हैं, हम मोटिवेट होंगे फिर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हम मोटिवेट कैसे होंगे, हम सोचेंगे कि यार हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, हमें एग्जामिनर बनना है, हम मोटिवेट होंगे फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप देखो, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कब बनोगे, 1 साल बाद, एग्जाम देने के बाद में। आप एग्जामिनर कब बनोगे, 1 साल बाद। तो आप इतना लंबा सोच के आज अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, लेकिन आपके अगर फोन में देखें तो अभी टिंडर पड़ा हुआ है, फेसबुक पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन अभी आई जा रही है। तो आपका माइंड क्या प्रेफर करेगा, आपका माइंड डेफिनेटली वही प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें। तो मेरे लिए मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मैं 1 1 घंटे घूमता था अपने पीछे बरामदे उसमें, खाली जगह में, और सोचता था कि यार मैं ये बन जाऊंगा तो फिर कैसा लगेगा, ये बन जाऊंगा तो कैसा लगेगा। और फिर मैं पढ़ाई के लिए चार्जअप होता था और फिर पढ़ाई करता था। लेकिन अ, आप क्या करो कि इतना लंबा मत सोचो यार, उससे क्या फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आएगी। लंबा सोच के ना पढ़ाई नहीं हो पाती। जब आप पढ़ाई कर रहे हो बस इतना सोचो कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा, इसका आंसर निकल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। मैंने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, मैंने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा, चलो उसके बारे में पढ़ता हूँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, चलो अच्छा है यार, जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिला। मतलब अभी क्या मिल रहा है पढ़ाई करके, वो आप अगर उस पर अगर आप फोकस करो ना, तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। तो टॉपर्स हमेशा नहीं बोलते कि भाई अपनी जर्नी को एंजॉय करो। हम जर्नी को एंजॉय कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, पढ़ाई में मजे लेने की कोशिश करो। लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में ना ज्यादा मत सोचो, उसके बारे में बार बार सोचोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा उससे ना। 1 2 दिन मोटिवेशन चलता है, वो हमेशा के लिए नहीं चलता। दूसरी चीज ये है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, बचपन से पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। हमें लोग बोलते हैं कि नहीं परसेंटेज के लिए करना है, नहीं अच्छी रैंक के लिए करना है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। अल्टीमेटली हमारा फोकस, हमारा जो दिमाग की वायरिंग है वो इस तरह से बन जाती है कि पढ़ाई हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें कुछ निकालना है, कुछ रैंक बनानी है, कुछ अल्टीमेट। उस फोकस की वजह से हमारा आज नुकसान हो रहा है। पढ़ाई बनी क्यों है, पढ़ाई इसलिए बनी है कि आप कुछ नया सीखो, कुछ लर्निंग मिले। जब आपने पहली बार किसी दो फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया होगा और कोई गाना ट्रांसफर किया होगा, कुछ नई चीज सीखी होगा, मजा आया होगा आपको उस दिन, है ना। तो ऐसी पढ़ाई में भी मजा आ सकता है, लेकिन हमारा फोकस वो होता है कि रैंक निकालनी है, वो करना है। तो अल्टीमेटली पढ़ाई आप इस तरह से करो कि यार मुझे कुछ नया सीखना है। मैथ्स का मैंने एक फॉर्मूला सीखा, चलो इसको 2 क्वेश्चंस में लगा के देखूं, अरे आंसर आ गया भाई, अच्छी बात है यार, कुछ नया सीखने को मिला आज। कुछ जीएस में आप पढ़ने की कोशिश करो, उसको रटो मत, उसको बस सोचो यार कितनी नई नई चीजें हैं दुनिया में जो आपको सीखने को मिल रही है। पढ़ाई का तो एम ही यही है ना कि कुछ नई नॉलेज हमें इम्पार्ट हो, और ये चीज आपको जॉब में भी काम आएगी जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। जब मैं इंस्पेक्टर बन गया, मेरा हमेशा से यही अप्रोच था। तो
यहाँ पे कई लोग ऐसे भी आते हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया, अब अपना दिमाग बंद, उसके बाद ना डिपार्टमेंट में इज्जत नहीं रहती। और उसके बाद अगर आप जो सोच रहे हो कि नहीं मुझे दूसरे बेनिफिट्स वगैरह कुछ मिल जाएं जो कि इंस्पेक्टर की जॉब से सोचे जा सकते हैं, वो नॉलेज के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो नॉलेज के लिए आपको तब भी अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तभी आप एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके रिटर्न में गलतियां ढूंढ पाओगे। तभी आप एसएससी जब आपके सामने सीए बैठा हुआ, आपको सीए को काउंटर करना है, आपको सीए के काम में गलती निकालना है, सीए से बात करनी है, तो आपको सीए के लेवल पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप लर्निंग ड्रिवन अपना अप्रोच रखो। तो मेरा बस यही आपसे कहना है कि अभी से ना कोशिश करो, हमेशा वो पॉसिबल नहीं है, बचपन से हम गलत करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करो, कुछ नया सीख लिया आज, उसमें आपको ना अपनी जर्नी में मजा आने लग जाएगा। राइट। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरव्यू सारे एस्पिरेंट के लिए मोटिवेटिंग होगा, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि जॉब जो करेंगे वो तो उसमें उनको क्या करने का मौका मिलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।